नमस्कार। सांकेतिक भाषा के विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा, मेरे साथ हैं एचआई एंकर बीना सिंह। शुरुआत अभी तक की हेडलाइंस के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वंदे मातरम को बताया देशभक्ति, त्याग और राष्ट्र चेतना का प्रतीक। राज्यसभा में चर्चा के दौरान कहा, वंदे मातरम का विरोध कांग्रेस नेतृत्व के है खून में। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रगीत के गायन को बताया अपने लिए सौभाग्यशाली पल। चुनाव सुधार पर लोकसभा में चर्चा। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने देश की चुनावी प्रक्रिया को बताया दुनिया में सर्वश्रेष्ठ। वहीं विपक्षी सांसदों ने पारदर्शी चुनावी प्रक्रिया पर दिया जोर। इंडिगो परिचालन में व्यवधान पर सरकार का कड़ा रुख। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने लोकसभा में कहा, यात्रियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। इंडिगो के खिलाफ कड़ी व उचित कार्रवाई का दिया आश्वासन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए संसदीय दल की बैठक में सांसदों से की लोगों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए काम करने की अपील। कहा, कानून लोगों की सुविधा के लिए होने चाहिए, असुविधा के लिए नहीं। और भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज का पहला मुकाबला आज। शुभमन और हार्दिक करेंगे वापसी। वनडे के बाद टी20 में भी जीत के साथ शुरुआत करना चाहेगी टीम इंडिया। राज्यसभा में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर विशेष चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि सदन के निर्माण के समय से लेकर इस सदन ने अनेक ऐतिहासिक क्षणों को जिया है। उन्होंने कहा कि हमारे देश के बच्चे और युवा आने वाली पीढ़ियों तक ये याद रखेंगे कि देश की आज़ादी के लिए हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने जो योगदान दिया वह अमूल्य है। वंदे मातरम की रचना में समाहित राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र की संस्कृति के प्रति गहरा समर्पण आने वाले महान भारत के निर्माण की नींव है। हमारे देश के बच्चे, किशोर, युवा आने वाली पीढ़ियों तक वंदे मातरम का आजादी के लिए योगदान, वंदे मातरम गान की रचना में राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र की संस्कृति के प्रति समर्पण का जो भाव है, उसका आने वाले महान भारत की रचना में योगदान, इसके संकल्प के साथ जुड़ाव, ये सभी चीजों से हमारी आने वाली पीढ़ियां भी युक्त हो। अमित शाह ने वंदे मातरम पर चर्चा को लेकर विपक्ष द्वारा उठाए गए सवाल पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम पर चर्चा की जरूरत आज भी है और 2047 में महान भारत की रचना के समय भी होगी। अमित शाह ने कहा कि विपक्ष सोच रहा है कि बंगाल चुनाव के कारण वंदे मातरम पर चर्चा हो रही है, लेकिन ये केवल चुनाव या बंगाल तक सीमित नहीं है। वंदे मातरम का महत्व व्यापक रूप से बढ़ा है और ये देश विदेश में स्वतंत्रता सेनानियों और आजादी के दीवानों के बीच प्रसिद्ध हुआ। कुछ लोगों को इसमें दिखता है कि बंगाल में चुनाव आने वाला है, इसलिए वंदे मातरम की चर्चा हो रही है। वो वंदे मातरम के महिमा मंडन को बंगाल के चुनाव के साथ जोड़कर कम करना चाहते हैं। ये सही है कि वंदे मातरम की रचनाकार बंकिम बाबू बंगाल में पैदा हुए, बंगाल में गीत की रचना हुई और आनंद मठ, जिसमें बाद में वंदे मातरम समाहित हुआ, उसकी पृष्ठभूमि भी की बंगाल थी। मगर जब वंदे मातरम का प्रकटीकरण हुआ, वंदे मातरम बंगाल तक सीमित नहीं रहा था, देश तक भी सीमित नहीं रहा था। दुनिया भर में जहां पर आजादी के दीवाने थे,
वो गुप्त बैठक भी करते थे तो पहले वंदे मातरम का गान कर बैठक की शुरुआत। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि हर जिले और सेक्टर में वंदे मातरम पर डॉक्यूमेंट्री और प्रदर्शनी आयोजित की गई है। इसके साथ ही वंदे मातरम पर आधारित विशेष कार्यक्रम दूरदर्शन, FM रेडियो और अन्य चैनलों के माध्यम से प्रसारित किए जाएंगे ताकि वंदे मातरम का महत्व और इसकी ऐतिहासिक पहचान पूरे देश में लोगों तक पहुंच सके। वंदे मातरम के 150 वर्ष इसकी डॉक्यूमेंट्री और प्रदर्शनी बनाई गई है हर जिला सेंटर पर, और हो सके तो तहसील सेंटर पर उसको दिखाया जाएगा। डिजिटल मोड पर करोड़ों लोगों को वो प्रदर्शनी भी भेजी जाएगी। ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन और FM चैनलों पर विशेष कार्यक्रमों को प्रसारित करने का हमने आयोजन किया है। राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी बात रखी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आजादी के समय से हम लोग वंदे मातरम गाते आ रहे हैं। मैं सौभाग्यशाली हूं कि वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर सदन में इस पर चर्चा करने का अवसर मिला है। राष्ट्र गीत वंदे मातरम 150 साल के ऐतिहासिक मौके पर सदन में अपने विचार रखने का मुझे अवसर मिला है। मैं सौभाग्यशाली हूं। सबसे पहले मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से महान रचनाकार जो बंकिम चट्टोपाध्याय को नमन करता हूं। उन सेनानियों को भी नमन करता हूं। वंदे मातरम का नारा लगाते हुए आजादी के आंदोलन में जिनको बलिदान दिए उनको भी मैं नमन करता हूं। वहीं राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने विपक्ष से कहा कि हम हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार हैं। आप वंदे मातरम पर चर्चा करिए। आप वंदे मातरम की आड़ में अगर कोई और मुद्दा डिस्कस करना चाहेंगे तो वो सही नहीं है। हमने पहले कहा कि हम तैयार हैं हर विषय पर चर्चा करने के लिए, लेकिन मुद्दे से भटक करके चर्चा करेंगे तो चर्चा नहीं हो पाएगी। चर्चा करनी है तो उस मुद्दे पर कीजिए जिसके लिए उनको समय दिया गया है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को समय वंदे मातरम के लिए दिया गया है। प्लीज डिस्कस वंदे मातरम। इफ यू हैव टू डिस्कस टेररिज्म, we are ready for that also, and we discuss ऑपरेशन सिंदूर। आपने चर्चा शुरू की थी, हमने उसको हाउस में अलाउ किया और आपने मुंह दिखाई है। वहीं लोकसभा में आज चुनाव सुधार पर चर्चा हो रही है। इस चर्चा के लिए लोकसभा में 10 घंटे का समय तय किया गया है। लोकसभा में चुनावी सुधारों पर चर्चा की शुरुआत कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने की। इस दौरान मनीष तिवारी ने SIR, EVM और चुनाव आयोग से जुड़े कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी। लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा के दौरान केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने भारतीय लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ बताया। उन्होंने कहा कि हमारी चुनाव प्रक्रिया दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि देश का विपक्ष मजबूत रहे। हमारे देश की जो चुनाव प्रणाली है वो पूरे दुनिया में सर्वश्रेष्ठ चुनाव प्रणाली है। और आज हमारे देश की चुनाव प्रणाली की चर्चा पूरे विश्व में होती है कि पूरी निष्पक्षता के साथ इस देश में चुनाव होता है। लेकिन फिर भी चुनाव प्रक्रिया में कोई और भी कितना अच्छा से अच्छा हो, उसमें कोई न कोई सुधार की गुंजाइश होती है। और प्रधानमंत्री जी मजबूत लोकतंत्र चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत रहे। लोकसभा में चुनाव सुधारों पर हो रही चर्चा के दौरान भाजपा सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि ये देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का है, लेकिन बांग्लादेशी और रोहिंग्या का नहीं है। SIR लागू होने के बाद भी अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, जैन हो, बुद्ध हो, सभी का यह देश है। परंतु यह देश बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का हरगिज नहीं है और इसलिए हम
SIR के बाद भी जो भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं उनको हम जरूर निश्चित तौर पर निकाल के बाहर करेंगे। लोकसभा में नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने इंडिगो फ्लाइट संकट पर विस्तार से अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि सोमवार को इंडिगो एयरलाइंस संकट से कुछ राहत मिलती दिखी। 1800 फ्लाइट से चलाई गईं और एयरपोर्ट पर भी लोगों को कम दिक्कतों का सामना करना पड़ा। केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू ने बताया कि इस पूरे मामले पर इंडिगो की जवाबदेही तय की गई है। इसके तहत CEO और COO दोनों को नोटिस भी भेजा गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए 24 घंटे कंट्रोल रूम निगरानी कर रहे हैं। रिफंड और रीबुकिंग को लेकर भी सरकार ने इंडिगो की जवाबदेही तय की है। To Indigo, at the same time, accountability will be ensured. DGCA has issued show cause notices to Indigo's senior leadership and commenced a detailed enforcement investigation. Depending on the outcome, strict and appropriate action as empowered under the Aircraft Rules and Act will be taken. राममोहन नायडू ने बताया कि भविष्य में कई नई और एयरलाइंस भी भारत में लाने के लिए सरकार काम कर रही है। भारत में बीते एक दशक से एविएशन इंडस्ट्री ने काफ़ी ग्रोथ किया है। यात्रियों को आश्वासन देते हुए उन्होंने कहा कि हम लगातार निगरानी करते रहेंगे जब तक कि सब सामान्य नहीं हो जाता। यात्रियों की सुरक्षा हमारे लिए प्राथमिकता है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानों में 5% कटौती करने का निर्णय लिया है, खासकर उच्च मांग वाले मार्गों पर। इंडिगो को कल शाम 5 बजे तक DGCA को संशोधित शेड्यूल जमा करने को कहा गया है। 8 दिसंबर को जारी DGCA के एक नए नोटिस में इंडिगो को नवंबर के 64,000 से ज्यादा उड़ानों की मंजूरी दी गई थी, लेकिन एयरलाइंस ने वास्तव में 59,400 से ज्यादा उड़ानें संचालित की और इस दौरान 951 उड़ानें रद्द हुई। DGCA ने बताया कि इंडिगो को पिछले सीजन की तुलना में अपने शेड्यूल में 6% की वृद्धि की अनुमति दी गई थी, लेकिन एयरलाइन आवश्यक संख्या में विमान तैनात नहीं कर पाई। अक्टूबर में केवल 339 और नवंबर में 344 जेट विमानों का संचालन किया गया, जो स्वीकृत 403 से काफी कम है। गौरतलब है कि एयरलाइन की फ्लाइट्स में पिछले कई दिनों से दिक्कतें आ रही हैं। ये नोटिस कई सप्ताह से चल रहे व्यवधानों के बीच आया है। फ्लाइट्स कैंसिल होने से यात्रियों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। DGCA का फैसला यात्रियों के लिए भी थोड़ी राहत की उम्मीद लेकर आया है। और बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए DG न्यूज। हमने 2.5 में सोचा था ये। संजीव, हाँ? ये वाला घर पिक करना एक मास्टर स्ट्रोक है। ये घर बजट से ज्यादा है। कौन देगा हमें बढ़िया होम लोन? सचिन। सचिन क्यों देगा होम लोन? सचिन? अरे मैं नहीं, सचिन बैंक ऑफ बड़ौदा देगा तुम्हें बढ़िया होम लोन और बेहतर इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा से होम लोन लेना भी एक मास्टर स्ट्रोक है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अगर बीमा कंपनी औपचारिक आंकलन पूरा होने पर देरी करती हैं तो 12% की दर से ब्याज के साथ धनराशि किसान को देनी होगी। अकेले महाराष्ट्र में माननीय अध्यक्ष महोदय 26,342 करोड़ रुपया और पूरे देश में 16 से ये फसल बीमा योजना बनी है। 1,90,000 करोड़ रुपए के क्लेम का भुगतान बीमा कंपनियों द्वारा किया गया है। हमने एक संशोधन और किया है कि अगर बीमा कंपनी क्लेम देने में देर करेगी तो औपचारिकताएं पूरा होने के बाद जितनी देर करेगी 12% की दर से ब्याज की राशि भी किसान को उनको देनी पड़ेगी, चुकानी पड़ेगी। शिवराज सिंह चौहान ने आश्वासन दिया कि फसल बीमा योजना के अंतर्गत हुए नुकसान का पूरा आकलन किया जाएगा और उसके बाद किसानों को मिलने वाली
राशि राहत कोष के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में जमा की जाएगी। फसल बीमा योजना के अंतर्गत भी राहत की राशि या मुआवजा देने का प्रावधान है। आकलन में मैंने जैसा निवेदन किया, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट होगा या फिर मौसम आधारित फसल बीमा योजना अगर उन्होंने अपनाई है राज्य ने, तो उसके आधार पर आकलन करके किसान के खाते में पैसा डाला जाएगा। नुकसान की जितना नुकसान हुआ है आकलन के आधार पर जितनी राशि होगी केंद्र सरकार फसल बीमा योजना के अंतर्गत भी दिलाएगी। दिल्ली में हुई एनडीए संसदीय दल की बैठक कई मायनों में खास रही। बैठक खत्म होने के बाद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने मीडिया से बात की। किरण रिजिजू ने कहा कि पीएम मोदी ने कहा है कि आम आदमी की जिंदगी आसान बनाना सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। किसी भी नागरिक को सरकारी प्रक्रिया के कारण अनावश्यक तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कानून जनता के लिए सुविधा का माध्यम होना चाहिए, बोझ नहीं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का रिफॉर्म का मतलब है हर एक नागरिक का जिंदगी में सुधार। प्रधानमंत्री जी ने एक बात को बल दिया है कि कोई भी कानून बनेगा, अभी से कोई भी नियम बनेगा, उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए जिससे किसी भी नागरिक को नुकसान हो या तकलीफ दे। The rules and the laws should not become a burden on the life of common citizens. ये प्राइम मिनिस्टर का सबसे बड़ा आज एनडीए पार्टी मीटिंग में दिशा दिया है। अब इसी दिशा में हम लोग सब काम करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में उत्कृष्ट शिल्प के लिए कलाकारों को राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार 2023-2024 प्रदान किए। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि हस्तशिल्प हमारी परंपरा से जुड़ा है और इन पुरस्कारों से देश की पारंपरिक कला को बढ़ावा मिलेगा। कार्यक्रम में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह और वस्त्र एवं विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा भी मौजूद रहे। हस्तशिल्पी को प्राय परंपरा से जोड़ा जाता है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज जहां एक तरफ विलुप्त हो रहे कलाओं के संरक्षण और जनजातीय कलाओं के प्रोत्साहन के लिए, तो वही दूसरी ओर डिजाइनिंग, इनोवेशन और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए भी पुरस्कार दिया गया है। भारत की जीवंत हस्तशिल्प परंपराओं के प्रदर्शन के लिए 8 से 14 दिसंबर तक राष्ट्रीय हस्तशिल्पी सप्ताह मनाया जा रहा है। हमारे देशवासियों, विशेषकर युवाओं को देश की समृद्ध कला परंपरा से अवगत कराना न केवल शिल्पकारों के प्रोत्साहन के लिए आवश्यक है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट में शिकायत दाखिल कराई गई है। विकास त्रिपाठी नाम के व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि सोनिया गांधी ने 1983 में भारतीय नागरिकता लेने से 3 साल पहले ही फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से वोटर लिस्ट में नाम शामिल करा लिया था। इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और सोनिया गांधी को नोटिस जारी किया है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए सवाल उठाया कि नागरिकता से पहले सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट में कैसे जुड़ गया। दिल्ली के एक स्पेशल कोर्ट ने आदरणीय सोनिया गांधी जी को नोटिस इशू किया है और नोटिस का कारण रहा है कि 1980 में जब आदरणीय सोनिया गांधी भारत की नागरिक नहीं थी, उस समय सोनिया गांधी जी का नाम भारत के इलेक्टोरल रोल में किस प्रकार आया, जबकि सोनिया गांधी जी 1983 में भारतवर्ष की नागरिकता ग्रहण करती है। आज आप देखिए पार्लियामेंट में इलेक्शन रिफॉर्म्स को लेकर डिस्कशन भी हो रहा है। मैं आशा करता हूं कि पार्लियामेंट में जब सांसद राहुल गांधी जी बतौर एलओपी अपने वक्तव्य को स्थापित करेंगे, वह स्वयं कांग्रेस पार्टी की बड़ी नेता पूर्व अध्यक्षा
सोनिया गांधी जी के इस डिस्क्रिपेंसी के बारे में, जिसको आज कोर्ट ने भी संज्ञान में लिया है, उसके ऊपर भी अपना वक्तव्य रखेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का एक छेड़छाड़ किया हुआ वीडियो ऑनलाइन प्रसारित किया जा रहा है, जिसमें झूठा दावा किया जा रहा है कि वह एक निवेश योजना का प्रचार कर रही हैं, जिसमें 5,000 रुपए प्रति घंटा कमाने का वादा किया गया है और यह दावा किया जा रहा है कि इससे 6 महीने में 1 करोड़ रुपए की कमाई हो सकती है। पीआईबी फैक्ट चेक ने इन दावों का खंडन करते हुए स्पष्ट किया है कि ये पूरी तरह से फर्जी है और एआई जनरेटेड है। पीआईबी फैक्ट चेक ने बताया कि न तो वित्त मंत्री और न ही भारत सरकार ने ऐसी किसी योजना की घोषणा की है। पीआईबी ने कहा, फर्जी निवेश दावों के झांसे में ना आए, सटीक जानकारी के लिए केवल आधिकारिक सरकारी स्रोतों पर ही भरोसा करें। और पीआईबी का एक और फैक्ट चेक, कई पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा अकाउंट सोशल मीडिया पर एक वीडियो प्रसारित कर दावा किया जा रहा है कि भारतीय सेना ने बालाकोट सेक्टर में कई बारूदी सुरंगों को विस्फोट से उड़ा दिया है, जिससे नियंत्रण रेखा पर जंगल में आग लग गई है। पीआईबी फैक्ट चेक ने इन दावों का खंडन करते हुए स्पष्ट किया है कि ये पूरी तरह से फर्जी है। दरअसल रविवार को जम्मू कश्मीर के मेढर स्थित बालाकोट सेक्टर में नियंत्रण रेखा यानी एलओसी के पास जंगल में लगी आग के कारण सीमा पर कई बारूदी सुरंगों में विस्फोट हो गया। पाकिस्तान सोशल मीडिया अकाउंट्स द्वारा इस घटना में भारतीय सेना का नाम गलत तरीके से जोड़कर भ्रामक सूचना फैलाई जा रही है। दिल्ली के लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए धमाके की जांच में एनआईए ने मंगलवार को अनंतनाग के मटनवन क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने राजधानी में हमले से पहले इसी इलाके में विस्फोटकों के परीक्षण किए थे। एनआईए ने जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के साथ मिलकर गिरफ्तार आरोपियों डॉक्टर अदील राथर और जसीर बिलाल वानी को मौके पर ले जाकर उन स्थलों की पहचान कराई जहां विस्फोटक ट्रायल किए गए थे। तलाशी के दौरान एक क्षतिग्रस्त गैस सिलेंडर सहित ऐसे सामान मिले जो विस्फोटक प्रयोग की ओर इशारा करते हैं। मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर उन नबी द्वारा कई गुप्त ठिकानों और लैब में विस्फोटक तैयार करने और परीक्षण करने की जानकारी भी सामने आई है। ऑनलाइन सर्च मिलने पर एजेंसी संदिग्धों की मंशा की गहराई से जांच कर रही है। कई मददगारों को गिरफ्तार किया जा चुका है और फरीदाबाद, जम्मू सहित कई जगहों पर छापेमारी जारी है। और आइए अब बात करते हैं काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण की। काशी तमिल संगमम के चतुर्थ समूह का सोमवार को काशी विश्वनाथ धाम में पारंपरिक और भव्य स्वागत किया गया। काशी विश्वनाथ मंदिर के शास्त्रियों ने अतिथियों का अभिनंदन पुष्प वर्षा, डमरू वादन और वेद ध्वनि के साथ किया। इस दौरान तमिलनाडु से आए अतिथियों ने हर हर महादेव और वड़क्कम काशी के जय घोष के साथ श्री विश्वेश्वर के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित की। स्वागत के बाद अतिथियों ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भ्रमण कर धाम की ऐतिहासिकता, स्थापत्य और नई सुविधाओं के बारे में जाना। भ्रमण पूर्ण होने के बाद मंदिर द्वारा संचालित अन्य क्षेत्र में अतिथियों के लिए दोपहर के भोजन की विशेष व्यवस्था की गई। ये कार्यक्रम काशी और तमिल परंपराओं के सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत बनाने वाला साबित हुआ। काशी तमिल संगमम के दौरान एक और जहां तमिलनाडु से लोगों का आने का सिलसिला जारी है, वहीं आज एग्री और एलाइड के प्रतिनिधियों ने भी शंकराचार्य मठ का दौरा किया। एग्री एलाइड के प्रतिनिधियों ने शंकराचार्य के दर्शन और पूजन किए। शंकराचार्य मठ में दर्शन के बाद एग्री और इससे जुड़े प्रतिनिधियों ने
विशालाक्षी मंदिर का भी दौरा किया, जहां उन्हें काशी की भक्ति और सांस्कृतिक गहराई से जुड़ने का अवसर मिला। प्रतिनिधियों का ये दौरा उन स्थायी दार्शनिक परंपराओं को देखने का भी एक अवसर बन गया जो काशी के आध्यात्मिक ताने बाने को काशी तमिल संगमम में आकार दे रही है। काशी तमिल संगमम 4.0 में इस बार कार रैली का आयोजन किया जा रहा है। ये कार रैली 10 दिसंबर को वाराणसी पहुंचेगी, जिस दौरान 54 लोगों का दल तेनकासी में चलकर 9 दिनों की 2800 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर काशी पहुंचेगा। इस कार रैली थीम चिकित्सा, डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता, आध्यात्मिक और सामाजिक सेवा है। इस अभियान को 2 दिसंबर को तेनकाशी से हरी झंडी दिखाई गई थी। भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच आज कटक के बाराबती स्टेडियम में 5 मुकाबलों की T20 सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा। भारत वनडे सीरीज 2-1 से जीत चुका है और T20 में भी जीत के साथ शुरुआत करना चाहेगा। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और बीना को दीजिए अनुमति। नमस्कार।